तो आज हम लोग आपके ग्रामर का टॉपिक देखने वाले हैं, वाक्य मीन्स सेंटेंस। तो ये आप लोगों का 4th और 5th का एक कॉमन ही चैप्टर है, इसलिए मैंने एक कॉमन ही वीडियो बनाया है। तो आप लोगों को इससे पता तो चल ही गया होगा कि क्या मतलब इसका मतलब क्या होता है, कि जैसे हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो हमें किसी न किसी की सेंटेंस की ज़रूर होती है ना। हम ऐसे ही कोई भी बात तो बोल नहीं सकते, तो हमें हमारी बात किस तरह से सामने वालों के सामने बतानी है, हमें किस तरह से उसे क्या बोलना है, किस वक्त में बोलना है, और हमारी मतलब जो हम सेंटेंस बोलते हैं उसे किस तरह से उसके सामने उसे पेश करना है, मतलब उसके सामने किस तरह से अपना अट्रैक्टिव वे से हम बोल सकते हैं, वो मेन होता है ना। तो वो हमारी मतलब वाक्य रचना, हमारी बोलने की कला सुंदर होगी तभी वो हो सकता है। तो ये चैप्टर में वही है कि वाक्य की डेफिनेशन बताई गई है और उसका मतलब क्या होता है वो है। तो हम लोग देखते हैं। वर्णों की मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों की मेल से वाक्य। तो क्या होता है, मतलब जो वर्णों का मेल होता है, जो मतलब क ख ग वो सब होते हैं, तो उनके वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो एक शब्द बना, दूसरा शब्द बना, इस तरह से शब्द बनते हैं, और जो शब्द को मिला मिला के बनाए जाए उससे सेंटेंस बनते हैं। उसे क्या कहा जाता है, वाक्य। लेकिन शब्दों की किसी भी समूह को वाक्य नहीं कह सकते, जैसे गौरव, रेखा, सूरज, पेड़। क्या इस शब्द समूह को वाक्य कहेंगे? नहीं। खेलता है, गाती है, रोशनी देता है, छाया देते हैं, वाक्य इन्हें क्या इन्हें वाक्य कहेंगे? नहीं। तो जैसे सिर्फ ये एक शब्द है, गौरव, रेखा, सूरज, पेड़, ये तो सिर्फ नाम है, तो मतलब ये शब्द हैं, तो सिर्फ इनसे ही तो वाक्य नहीं बन सकते ना। वाक्य की एक पर्टिकुलर मतलब इसकी डेफिनेशन होती है, उससे ही बनते हैं। हम लोग सिर्फ एक कुछ भी नाम ले लें तो उससे तो सेंटेंस बनते नहीं है, उसके लिए प्रॉपर वो सेंटेंस होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, उस हिसाब से होना चाहिए ना वाक्य। क्योंकि इन शब्द समूहों से कई अर्थ नहीं निकलता। वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही क्रम में रखना आवश्यक है। तो अगर मतलब जो शब्द हैं वो सही क्रम में होंगे तो ही प्रॉपर वाक्य बनेगा ना। मैं कोई भी शब्द कहीं पे भी जोड़ के वाक्य बनाने की ट्राई करूंगी तो वो वाक्य नहीं बनेगा। अगर हमें एक प्रॉपर वाक्य बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से शब्द को कहाँ रखना है, उसकी कौन सी सही जगह है वो हमें मालूम होनी चाहिए, है ना। तो उससे ही एक अच्छा सेंटेंस बनेगा। बाकी हम कुछ भी बोल दें और कुछ भी वाक्य बना ले तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा और उसका कोई मतलब भी नहीं है ना। जैसे गौरव खेलता है, रेखा गाती है, सूरज रोशनी देता है, पेड़ छाया देता है। अब ये सार्थक वाक्य हैं क्योंकि इनके अर्थ स्पष्ट हैं। तो ये सब हम लोग वाक्य इन्हें बोल सकते हैं क्योंकि इनका अर्थ स्पष्ट है और हमें पता भी चलता है कि ये वाक्य क्या कहना चाह रहा है, एकदम इजी लैंग्वेज में है। और मतलब ये एक कौन से शब्द को कहाँ रखना है वो यहाँ पे पर्टिकुलर बताया गया है। जैसे गौरव खेलता है तो ये एक सेंटेंस हुआ ना कि गौरव खेल रहा है। फिर रेखा गाती है, सूरज रोशनी देता है, पेड़ छाया देते हैं, तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस है। तो जिससे हमें पता चलता है कि ये वाक्य हमें क्या बताना चाहता है, क्या कह रहा है। बाकी हम लोग ऐसे ही बोल दें कि गौरव है, मतलब गौरव का कोई सेंटेंस ना बनाए, गौरव है खेलता, तो ये कोई सेंटेंस नहीं बना ना। ये पर्टिकुलर हमें इसी तरह से बनाना पड़ेगा कि गौरव खेलता है, तभी उसका कोई मतलब एक अर्थ मीनिंग निकल के आएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड को मीन्स कौन से शब्द को कहाँ पे रखना है और किस तरह से वाक्य को बनाना है, ये हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। शब्दों का वह समूह जो किसी अर्थ को स्पष्ट करे वो वाक्य कहलाता है। तो वाक्य की डेफिनेशन क्या है कि जो शब्द का समूह है, जो बहुत सारे शब्द हैं उनको मिलाकर जो सेंटेंस बने उसे वाक्य कहा जाता है। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। कितने अंग हैं वाक्य के? दो प्रकार हैं। वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाए या जिसके बारे में कुछ बताया जाए वह उद्देश्य है। जैसे कोई कार्य कोई कर रहा है या देखो, या जिसके बारे में जो कार्य कर रहा है या जिसके बारे में कुछ बताया जाए कि ये ऐसा है वैसा है, जिसकी बात की जा रही है या जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है। जैसे
हम लोग कोई भी किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो वो इंसान का पर्टिकुलर नाम लेकर बता रहे हैं, या उसके पास अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो कार्य उसके द्वारा हो रहा है ना, तो वो डायरेक्ट क्रिया हुई, तो उसे क्या कहा जाएगा? उद्देश्य। ऊपर दिए वाक्यों में गौरव, रेखा, सूरज और पेड़ के बारे में बताया गया है, ये उद्देश्य है, ये कार्य को करने वाले यानी करता है ना। तो यहाँ पे गौरव, रेखा, सूरज और पेड़ ये उद्देश्य हुए। कैसे? यहाँ पे वो चारों के बारे में बताया गया है और क्रिया भी उनके द्वारा ही हो रही है ना। ये चारों के बारे में बताया गया है, जैसे कि खेल रहा है तो कौन? गौरव खेल रहा है, तो यहाँ पे गौरव की बात हुई। फिर रेखा गाती है तो यहाँ पे रेखा की बात हुई। फिर सूरज रोशनी देता है तो सूरज की बात हुई ना। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि किसी के बारे में कुछ बताया जाए या कोई क्रिया कर रहा हो, उसे उद्देश्य कहा जाता है। तो यहाँ पे गौरव, रेखा, सूरज, पेड़ ये सबके द्वारा कोई ना कोई क्रिया हो ही रही है, और क्रिया करने वाला कौन है? जैसे गौरव है, रेखा है, सूरज है, पेड़ है, तो ये सब करता हुए है ना, क्योंकि क्रिया उनके द्वारा हो रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा? उद्देश्य। तो फिर से आप लोग समझ लो कि क्रिया जिसके द्वारा हो रही है या जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है उसे उद्देश्य कहा जाता है ना। जैसे क्रिया किसी के द्वारा हो रही है और हम उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, उसे उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य के द्वारा जो काम किया जाए या वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए वह विधेय है। जैसे गौरव के बारे में बताया है कि खेलता है, तो विधेय किसे कहा जाता है? मतलब उद्देश्य में क्या हुआ? जो कार्य को कर रहा है या हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ना। तो इसमें क्या होगा? उद्देश्य के द्वारा जो काम किया जाए या वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए वह विधेय है। तो उद्देश्य में जो मतलब हम लोग जिसके बारे में बता रहे हैं तो उसके द्वारा जो कोई काम हो रहा है उसे विधेय कहा जाता है। तो क्या हुआ इसका मतलब? तो जैसे हम लोगों ने बोला कि गौरव खेल रहा है, तो गौरव क्या हुआ? उद्देश्य हुआ कि गौरव के बारे में बात की जा रही है। तो गौरव क्या कर रहा है? खेल रहा है, तो खेलना क्या हुआ? विधेय हुआ ना। उद्देश्य के बारे में मतलब जो बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए या उसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है, और उद्देश्य द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके बारे में बताया जाए उसे विधेय कहा जाता है। रेखा गाती है, तो रेखा क्या हुआ? उद्देश्य हुआ ना, क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है। और रेखा कार्य क्या कर रही है? गाना गा रही है, तो वो क्या हुआ? विधेय हुआ। तो जो क्रिया हो रही है किसी के द्वारा या जिसके बारे में बात की जा रही है उसे उद्देश्य कहा जाता है, और उद्देश्य जो क्रिया कर रहा है वो विधेय होता है। सूरज रोशनी देता है, तो सूरज रोशनी देता है, तो सूरज क्या हुआ? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो सूरज की, तो सूरज हुआ उद्देश्य, और उसके बारे में बात मतलब वो क्रिया क्या कर रहा है? रोशनी दे रहा है, तो रोशनी क्या हुआ? विधेय हुआ ना। उसी तरह से पेड़ छाया देते हैं, तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? पेड़ की, तो पेड़ हुआ उद्देश्य, और कार्य क्या हो रहा है? छाया देना, तो क्या आएगा? छाया दे रहा है, विधेय हुआ ना, क्योंकि क्रिया के द्वारा वो कार्य हो रहा है। यानी हिंदी के वाक्यों में शब्दों का क्रम इस प्रकार होता है, पहले उद्देश्य फिर विधेय, या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है। तो हिंदी में किस तरह से होता है? पहले उद्देश्य मतलब कार्य करने वाला, फिर विधेय जो जो क्रिया चल रही है, मतलब वो जो भी काम कर रहा है वो। तो वाक्य इक्वल टू उद्देश्य प्लस विधेय, तो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं ना। वाक्य बनाना है तो उद्देश्य मतलब जो क्रिया कर रहा है उसका नाम, और विधेय, तो विधेय क्या क्रिया हो रही है? खेल रहा है, खाना खा रहा है, रोशनी दे रहा है, जो भी हो वो क्रिया विधेय हो रही है ना, तो वो वहां पे लिखना है। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कर्ता प्लस क्रिया, या फिर कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, यानी जो करता है वो, उसके द्वारा जो कर्म हो रहा है मतलब जो काम हो रहा है वो, या जो क्रिया कर रहा है वो।
कुछ और उदाहरण देखिए। उद्देश्य बच्चे, तो उसका विधेय क्या हुआ, खेल रहे हैं। बच्चों द्वारा खेल मतलब बच्चों द्वारा क्रिया हो रही है, तो पर क्रिया क्या हो रही है, खेलना, तो खेलना क्या आएगा, विधेय आएगा ना। फिर है दादी जी, तो दादी जी इसमें क्रिया के मतलब उद्देश्य में यही आ रहा है, क्रिया के बारे में बताया जाता है, तो किसके बारे में बताया गया है, दादी जी के। तो उनके द्वारा क्या क्रिया हो रही है, टहल रही है। फिर डाकिया, तो चिट्ठी लाया है, और सब्जी वाला तो सब्जी बेच रहा है। हम जान गए वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य का क्रम है उद्देश्य प्लस विधेय, या कर्ता प्लस क्रिया, या कर्ता कर्म क्रिया। तो अब हम लोग जो स्टैंडर्ड 5th का है वो देखेंगे। वाक्य सेम ही टॉपिक है। शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं, पर वे किसी पूरी बात को नहीं बताते। पूरी बात का पता वाक्य से लगता है। जिस तरह वर्णों का उपयुक्त क्रम में रखने पर शब्द का अर्थ मिलता है, ठीक उसी तरह शब्दों को सही क्रम में रखने पर वाक्य का अर्थ निकलता है। तो जैसे कि पहले मैंने बताया, वैसे ही अगर हम कोई शब्द को ऐसे ही रख दें और मतलब उसका कोई सार्थक मतलब नहीं निकलता है, तो उसे एक अच्छे से मतलब लाइन में सीक्वेंस में बनाने के लिए या हमारी बात को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए उसमें वाक्य में प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे से वो वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, तो ही हम सामने वाले को बता पाएंगे ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मॉल मैंने से सामान खरीदा, फिर नीचे है मैंने मॉल से सामान खरीदा। ये फर्स्ट देखो, मॉल मैंने से सामान खरीदा, इसका कोई मतलब निकल रहा है नहीं ना। तो अगर हम लोग जो बात बता रहे हैं वो अच्छे से शब्द को कहाँ रखना है वो हमें पता होना चाहिए, और किस तरह से वाक्य को सामने वाले को बताना है वो पता होना चाहिए, तो ही मीनिंगफुल होगा। बाकी हमें किस तरह से पता चलेगा कि हम लोग के सामने वाला क्या कहना चाह रहा है या हम किसी को क्या कहना चाह रहे हैं। तो सेंटेंस मतलब सीक्वेंस में अच्छे से होना चाहिए, तो ही पता चलता है कि हमें कौन से वर्ड को कहाँ यूज़ करना है और किस तरह से वाक्य बनाना है। फिर इसके नीचे ये देखो, मैंने मॉल से सामान खरीदा, तो ये कितना परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे शब्द को सही तरह से यूज़ किया है। पहली पंक्ति से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, जबकि उन्हीं शब्दों को उपयुक्त क्रम में रख देने पर अर्थ स्पष्ट हो गया। अब इसे एक सार्थक वाक्य में कहा जा सकता है इस प्रकार। शब्दों का वह समूह जिसे कोई अर्थ स्पष्ट हो वो वाक्य कहलाता है ना। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ दोनों की सीक्वेंस से चेंज किए, शब्द को ही चेंज किए हैं, तो पूरा मीनिंग चेंज हो गया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि शब्द को कहाँ रखना है और किस तरह से उसका वाक्य बनाना है। तो किसे कहा जाता है वाक्य, जो शब्दों का समूह होता है जिससे हम लोग एक वाक्य बनाते हैं उसे वाक्य कहा जाता है। वाक्य में हम किसी के द्वारा कुछ किए जाने की बात कहते हैं। काम के करने वाले को कर्ता और काम लिए जाने या होने को क्रिया कहते हैं। इस प्रकार वाक्य होते हैं कर्ता प्लस क्रिया। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो कर्ता कौन हुआ, मैं, है ना, मेरे बारे में बात हो रही है तो कर्ता मैं हुआ। और पढ़ता हूँ तो ये क्रिया हुई ना, पढ़ता हूँ, तो इसमें मैं कर्ता आएगा और क्रिया क्या आएगा, पढ़ता हूँ। वह धोता है, मैं, वह, तुम, हम, ये सब क्या हुआ, ये कर्ता हुए ना, क्योंकि ये हमारे द्वारा कोई ना कोई क्रिया होती है। तो मैं, तुम, वो, हम सब ये कर्ता में आएगा। और धोता है तो जिसके द्वारा क्रिया हो रही है वो मतलब जो कोई काम कर रहा है वो क्रिया में आएगा। फिर तुम खाओगे तो तुम कर्ता में आएगा और खाओगे क्रिया में आएगा। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ, तो क्या कर्ता द्वारा मतलब कर्ता जो काम कर रहा है उसका जो भी इफेक्ट होता है उसे कर्म कहते हैं। तो जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो कर्ता क्या हुआ, मैं, तो मेरे बारे में बात हो रही है तो वो क्या हुआ, कर्ता हुआ ना। किताब कर्म हुई, मतलब कोई क्या कर्म हो रहा है, किताब पढ़ना, और पढ़ता हूँ तो क्रिया। तो मैं कर्ता है
और क्रिया है तो पढ़ता है, तो पर क्या पढ़ रहा है? किताब, तो उसका फल कर्म पर पड़ा ना, किताब पढ़ रहा है तो वो क्या होगा? कर्म। फिर वह कपड़े धोता है, तो वह करता हुआ और काम क्या कर रहा है? धोता है, पर क्या धो रहा है? तो कपड़े, तो इसका इफेक्ट कर्म पे पड़ेगा ना, तो मतलब कर्ता द्वारा जो काम हो रहा है उसकी जो इफेक्ट पड़ती है उसे कर्म कहा जाता है। इन वाक्यों में किताब, कपड़े और फुटबॉल कर्म है। जिन वाक्यों में कर्म होता है उनमें शब्दों का क्रम इस प्रकार होता है: कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। तो जिस शब्दों में मतलब जिन वाक्यों में कर्म होता है, जैसे फुटबॉल है, इन शब्दों में क्या था? किताब, कपड़े, फुटबॉल, ये सब कर्म थे। तो मतलब जो करता है वो जो काम कर रहा था, क्रिया कर रहा था, उसका सीधा असर कर्म पे पड़ता है। तो अगर जिस सेंटेंसेस में कर्म हो उसके वाक्य इस तरह से बनते हैं। तो पहले कर्ता यानी मैं, तुम, वह, कोई भी हो सकता है, तो कर्म। तो फिर जैसे मैं ये बोलूं कि मैं खाना खा रही हूँ, तो क्या हुआ? मैं कर्म हुआ, खा रही हूँ तो क्रिया हुआ, पर क्या खा रही हूँ? तो खाना, तो वो क्या होगा? कर्म होगा, है ना। वाक्यों के अंग, तो जैसे कि पहले मैंने बताया वाक्य के कितने अंग हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, अतः कर्ता ही उद्देश्य होता है। तो जैसे कि पहले मैंने बताया वैसे ही जो क्रिया कर रहा है मतलब उसे किसे कहा जाता है? जिसके बारे में कुछ बताया जाता है और मतलब जिसके बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं या जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है वो उद्देश्य है। तो जैसे चूहा भाग रहा है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चूहे की, तो चूहा उद्देश्य हुआ ना। फिर बिल्ली दूध पी गई, तो यहाँ पे बिल्ली की बात हो रही है, तो क्या आएगा? बिल्ली। फिर विधेय, उद्देश्य अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, यानी क्रिया ही विधेय है। तो मतलब उद्देश्य, उसके द्वारा जो भी काम हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? विधेय। जैसे मैंने पहले आपको बताया वैसे ही। तो हाथी धीरे चलता है, तो हाथी क्या हुआ? उद्देश्य हुआ ना, हाथी के बारे में बताया जा रहा है और वो क्या क्रिया कर रहा है? धीरे चलता है, तो धीरे चलना क्या हुआ? विधेय। तो उद्देश्य जो काम करता है उसके कार्य को बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। तो फिर मीनू घर आ गई, तो मीनू क्या हुआ? उद्देश्य हुआ ना, क्योंकि मीनू के बारे में बताया जा रहा है। और क्या काम क्या हो रहा है? घर आना, तो घर आ गई, तो वो क्या होगा? विधेय होगा। आइए इन्हें अच्छी तरह से पहचाने। तो उद्देश्य में क्या, जैसे पहले हमने देखा था वैसे ही, तो उद्देश्य और विधेय के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। चिड़िया उड़ती है, पिताजी चाय बनाते हैं, सोनल गाना सुन रही है, प्रधानाध्यापक बच्चों को इनाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो कार्य कर रहा है वो है चिड़िया, पिताजी, सोनल और प्रधानाध्यापक। और मतलब जो काम हो रहा है वो क्या है? उड़ती है, चाय बनाते हैं, गाना सुन रही है, बच्चों को इनाम दे रहे हैं। तो ये सब क्या किस में आएगा? विधेय में आएगा ना, क्योंकि ये कार्य उद्देश्य के द्वारा हो रहे हैं। विस्मयादिबोधक शब्द हमेशा वाक्य से पहले आते हैं, वे वाक्य का हिस्सा नहीं होते। जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तो मतलब हमें किसी के बारे में कुछ कटाक्ष में बोलना है या किसी की तारीफ करनी है या हमें शौक लगा है, तो वो सब क्या कहा जाता है? विस्मयादिबोधक, है ना। तो वो सब वाक्य की शुरुआत में ही आते हैं। जैसे ये वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तो ये वाह कहाँ आया? शुरुआत में आया ना वाक्य की। वे वाक्य का हिस्सा, मतलब वो जो होते हैं वो वाक्य का हिस्सा नहीं होते, वो सिर्फ ऐसे ही हम लोग मतलब विस्मयादिबोधक हमें अगर शौक लगा है या हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं, है ना। हम जान गए, एक पूरी बात को व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य में शब्दों का उपयुक्त क्रम ही उससे अर्थ को स्पष्ट करता है। वाक्य रचना का क्रम कर्ता प्लस क्रिया या कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया होता है। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य या विधेय। विस्मयादिबोधक वाक्य के पहले आते हैं, वे वाक्य का हिस्सा नहीं होते।
तो ये हमारा वाक्य मतलब किस तरह से हमें बनाने हैं, किस तरह से प्रेजेंट करने हैं, वो था इसमें। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, और इसकी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट टाइम भेजी जाएगी। थैंक यू।